अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट कर दे। थैंक यू बेटा। अच्छा, इसमें मैंने ये सोचा है कि वेक्टर्स क्योंकि बहुत पहले पढ़ाए थे तो वेक्टर एडिशन वगैरह को एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर मैं हाफ लाइफ की तरफ चला जाता हूँ। तो वेक्टर्स के लिए यू नो क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन जो है वो ऐसी क्वांटिटीज को आप मैग्नीट्यूड के साथ जिनकी डायरेक्शन होती है, यू कॉल देम एज वेक्टर्स। तो बेटा यहाँ पर अगर हमारे पास फर्ज करते हैं कि एक वेक्टर है और मैं इसको यहाँ पे अगर सोचूं इसके पार्ट्स को, तो पहले फेज में ये जो एरो हेड है दिस शोज द डायरेक्शन, ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंगल की फॉर्म में बताई जाती है यूजुअली ओ लेवल्स में। उसके बाद ये जो एरो हेड है, ये जो आपने ड्रॉ किया है, ये जो एरो ड्रॉ किया है, इसकी जो लेंथ है दिस शोज द मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। अब जब आप वेक्टर को स्केच करते हैं तो आप वेक्टर को स्केच करते हुए क्या चीजें सोचते हैं? सबसे पहले जैसे फर्ज करते हैं, मैं आपको कहता हूँ 15 न्यूटन फोर्स है और डायरेक्शन में आपको बता रहा हूँ दैट इज 20 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब बेटा जब भी हम वेक्टर को स्केच करते हैं तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर के लिए क्या सोचेंगे? हम सबसे पहले वेक्टर की स्केलिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले स्केल का फैक्टर सोचते हैं, क्योंकि आप अब 15 न्यूटन की फोर्स को आप कॉपी पे कैसे ड्रॉ करेंगे? आप एक सर्टेन एरो बनाएंगे, उस एरो की सर्टेन लेंथ होनी चाहिए। तो यूजुअली मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि बेटा आप लोग कोशिश किया करें कि 5 to 10 के बीच में समवेयर ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में कोई लेंथ आप सोच लें और उस पर आप खुद स्केलिंग कर लें। जैसे यहाँ पे अगर फर्ज करते हैं, सपोज दैट एक स्टूडेंट सोचता है कि यार 15 न्यूटन की फोर्स का मैं ड्रॉ करूंगा 5 सेंटीमीटर का वेक्टर, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा? तो मुझे व्हाट्सएप पे बताएं प्लीज। अगर आपने वेक्टर की लेंथ सोची है कि यार 5 सेंटीमीटर जो है वो 15 को रिप्रेजेंट करेगा, सही है, 3 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 3 न्यूटन। अच्छा, ऐसे ही फॉर सपोज एक स्टूडेंट सोचता है कि यार 10 सेंटीमीटर का वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूँ और वो रिप्रेजेंट करेगा 15 न्यूटन को, तो 1 सेंटीमीटर कितने न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज 15/10, 1.5। यहाँ पर जो 15 था उसको आपने डिवाइड कर दिया 5 पे, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई, दैट इज 3 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले किसी भी वेक्टर में स्केचिंग ऑफ वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और वेक्टर एक वेक्टर फिर दो वेक्टर्स की बात करता हूँ। तो आप जब भी वेक्टर्स को स्केच आउट करना शुरू करते हैं तो आप उसके लिए पहले एक स्केल सोचते हैं, और नंबर 2 आप उसके लिए एक रेफरेंस एक्सिस सोचते हैं। एग्जामिनर आपको रेफरेंस एक्सिस बताता है, ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि आपको ये पता है ना, हमेशा आपकी कॉपी का जो ये अपवर्ड साइड है ये हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो जो राइट साइड पे ये ईस्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये वेस्ट हो जाएगा, और ये डाउनवर्ड ये साउथ हो जाएगा। सबको याद है? आई होप सबको पता है इस बात का। अगर आपको डायरेक्शन इस तरह से दे दे तब भी ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस। अब आपको मैंने क्या करना है, आपने आपने यहाँ से बेटा एक प्रोटेक्टर जो है वो प्रोटेक्टर आपने
अब आपने ये पॉइंट मार्क कर लिया एज ओरिजिन, इसको मार्क करें या आप इस पॉइंट को मार्क करें, कहीं पे भी बेटा कोई भी एनी पॉइंट आपने पिक किया और उसको मार्क कर लिया एज ओरिजिन। अब मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि जो आप यहाँ पर प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे, तो जब आप प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे तो आपका जो प्रोटेक्टर है तो उसका जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे आ गया। अब एंगल आप हमेशा जो मेजर कर रहे होते हैं वो एंगल हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस इस तरह से मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। तो आप जैसे मैंने यहाँ पर आपको एंगल का कि आपने 30 डिग्री पे 15 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी है, तो आपने यहाँ पर दिस इज योर जीरो, तो यहाँ से दिस इज योर 30, इस 30 डिग्री के मार्क पे आपने यूं एक डॉट लगा दिया, तो आपने ये यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। उसके बाद आपने अपने प्रोटेक्टर को रिमूव किया, ठीक है, इसको रिमूव करके अब आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है बेटा, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब बेटा इस लाइन की लेंथ कितनी है, अब आपने स्केल से मेजर कर लिया, फॉर सपोज हम इसको स्केल से मेजर कर लेते हैं। अब हमने हमारे स्केल के मुताबिक 5 सेंटीमीटर की लाइन अगर मैं ले लेता हूँ ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पर अब 5 सेंटीमीटर की लाइन स्केच कर लूंगा। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई और ये मेरा बेटा एरो हेड आ गया, दिस इज द एंगल 30 डिग्री, ये हमारा वेक्टर बन गया। आई होप ये बात क्लियर है, एक वेक्टर ड्रॉ करना सबको आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है, अब ये जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन की बेस रेफरेंस से आपको एक मेथड सिखाऊंगा, आप भले उसी मेथड को यूज कीजिएगा, मैथ में भी आप वही मेथड यूज करते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट अ कांस्टेंट हाइट, बेटा ये पास्ट पेपर के अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये आपके पास समवेयर यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निक तो सेम ही है, आप सीख लें। परपेंडिकुलर वाला भी आना चाहिए और नॉन परपेंडिकुलर और तब भी आप कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टेक्निक तो सेम ही है बेटा। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट अ कांस्टेंट हाइट, एयर ड्रैग and the force from the aircraft engine together produce a force on that aircraft 36 kilonewton due north, ये नॉर्थ अपवर्ड है, ये इंजन की फोर्स आ गई 36 किलोन्यूटन। द विंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 12 किलोन्यूटन ड्यू टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ आपके पास 12 किलोन्यूटन की फोर्स आ गई। ड्रॉ स्केल डायग्राम टू शो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट, स्केल डायग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको स्केल यानी कि एग्जैक्ट स्केल रिप्रेजेंट करके आपको ड्राइंग जो है उसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है आपके पास 12 न्यूटन का और एक वेक्टर आपके पास है 36 न्यूटन किलो न्यूटन का। अब इनके लिए ऐसा स्केल सोचे जो दोनों के लिए कॉमनली आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सजेस्ट कर दे मुझे, कोशिश करें 5 और 10 के दरमियान में वो लेंथ इसकी, ठीक है 3 4 भी चल जाएगी। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल कर देता हूँ, फर्ज करते हैं 4 न्यूटन के, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 6 न्यूटन आपने सजेस्ट किया वो भी ठीक है, 6 भी ठीक है। नहीं बेटा 1 सेंटीमीटर 6 न्यूटन के इक्वल होगा ना, ये 1 न्यूटन 6 सेंटीमीटर करेंगे तो बेटा 36 सेंटीमीटर के लिए तो पेज से बड़ी लाइन बन जाएगी, सही है ना। हाँ, तो मैं आप लोगों का
स्केल ले लेता हूँ, चलो मैं 4 सोच रहा था, आप लोगों ने 6 सजेस्ट किया, मैं 6 ले लेता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर 6 न्यूटन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, आप मुझे ये बताएं कि 36 न्यूटन के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन बनेगी? 6 सेंटीमीटर की, सही कहा आपने। और 12 न्यूटन के लिए कितनी लाइन बनेगी? 2 सेंटीमीटर की। बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ये पहले इस तरह से एग्जाम में फिगर आउट कर लीजिएगा चीजें। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। आप देख लें, मुझे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास फोर्स का वेक्टर है और ये आपके पास विंड का वेक्टर है। तो इनके दरमियान अगर आप एंगल देखें तो दैट एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। सब एग्री कर रहे हैं आई होप इस बात से? ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर अब मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास नॉर्थ की तरफ 36 है और एक 12 है। अब मेरी मर्जी है, मैं जिस भी वेक्टर को लेता हूँ। अब पहले मैं ये 12 वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 12 के लिए हमने कितना सोचा था? 2 सेंटीमीटर। तो ये मैं बेटा 2 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, ये मेरा ईस्ट की तरफ विंड वाला वेक्टर आ गया। अब बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वेक्टर हमारा कितना था बेटा? 6 सेंटीमीटर का। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। हाँ, 1:4 भी ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया। अब आप देखें ये कौन सी ट्रिक मैंने यूज की, कौन सी टेक्निक मैंने यूज की। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ये मैंने यूज किया है हेड टू टेल। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, इसी वेक्टर की बात कर लेते हैं। 30 फोर्स का वेक्टर था 15 न्यूटन का। ठीक है, दूसरा मैं आपको वेक्टर दे देता हूँ। फर्स्ट करते हैं, एक डायग्राम में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। इस पे दूसरा वेक्टर जो है यू कर लेते हैं। चलो, ये सेकंड वेक्टर है और ये एंगल है यहाँ से फर्ज करते हैं 15 डिग्री, और ये फोर्स भी 15 न्यूटन है। ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब जरा गौर से समझना है इस बात को। ये मेरे पास एक वेक्टर, पहला वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। अब बेटा इस वेक्टर के ये जो हेड है, इस हेड पे एक मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है। अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ही मैं एंगल ले सकता हूँ ना, तो मुझे इसको एक रेफरेंस एक्सिस है, मैं बाद में इसको इरेज कर दूंगा। अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, दिस वन, ये वाला, ये जो था। ठीक है। और इस वेक्टर का जो ये आपके पास ये पॉइंट है हेड वाला, दिस वन, देखिए इसको मैंने ब्लू से मार्क किया। नाउ फॉर द सेकंड वेक्टर दिस वुड बी योर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन बन जाएगा। व्हाट यू डिड, आपने पहले एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया, पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू स्केल। उस वेक्टर के हेड पे आपने एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर दिया। उस रेफरेंस एक्सिस पे आपने जो उसका हेड है वहां पर आपने एक रेफरेंस पॉइंट मार्क किया है। और उस रेफरेंस पॉइंट से अब जो भी एंगल है, देखो ये यहाँ पर क्लॉकवाइज एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, यानी नीचे की साइड पे दिया हुआ है। यानी मुझे जो सेकंड वेक्टर होगा वो मेरा इस साइड पे आएगा कुछ। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये सेकंड वेक्टर जो है इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये वेक्टर मेरे पास जो है ये बनेगा, अब मैं इसमें एंगल इसको दे देता हूँ। अब ये मेरे पास बेटा अभी हमने ड्रॉ किया था, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन थी ना, तो ये मेरा 15 सेंटीमीटर के ऊपर अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ।
ठीक है, ये लाइन 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये क्यों है, क्योंकि ये फोर्स भी मैंने 15 ली है। ठीक है, अगर यहाँ पर, क्योंकि बेटा मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, एग्जाम मतलब आप लोग अगर कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपका प्रोटेक्टर इस तरह से रखेंगे आप प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर आ गया, ये आपका 90 डिग्री का मार्क आ गया, इस जगह से आपने ये 15 डिग्री रीड कर लेना। अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाह रहे तो इस तरह से रख ले बेटा, आप ये प्रोटेक्टर को आप इस तरह से प्लेस कर ले। ठीक है, ये प्रोटेक्टर आपका जो है वो इस तरह से आपके पास प्लेस हो गया, ये 90 डिग्री का मार्क आ गया। अब यहाँ से आपने 15 डिग्री रीड कर लेना। जैसे भी है आपने इस रेफरेंस एक्सिस से यहाँ पर 15 डिग्री रीड कर दिया, और आपने अकॉर्डिंग टू स्केल आपने इसके हेड पे ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब बेटा ये वाली लाइन जो है, ये जो रेफरेंस लाइन थी, ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब ये 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों फोर्सेस बेटा मैंने 15 न्यूटन की ली थी। अब बेटा इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ये रिजल्टेंट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 15 डिग्री इसलिए होगा भाई कि ये क्वेश्चन के अंदर मैंने 15 डिग्री दिया आपको, ये मैंने खुद दिया आपको, क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, अब बेटा इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये स्टेटमेंट इसकी बनेगी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द head of last vector, draw a line segment। ठीक है, अब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये यहां से ये हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ये लास्ट वेक्टर का हेड है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया। अब बेटा जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द लास्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर। तो ये लास्ट वेक्टर आपने, ये लास्ट वेक्टर का मतलब सेकंड वेक्टर, इस जो रिजल्टेंट आपने ड्रॉ किया इसकी डायरेक्शन हमेशा जो लास्ट वेक्टर है ये वाला सेकंड वेक्टर, इसकी तरफ पॉइंट करेगी। आप रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। ठीक है, ये हमेशा सेकंड वेक्टर की तरफ होगी। उसके बाद बेटा अब आपने क्या करना है, जो आपने रिजल्टेंट ड्रॉ किया इस रिजल्टेंट का आपने यहां से क्या फाइंड कर लेना है बेटा, इसका लेंथ मेजर कर लेना है। अब इसकी ये लेंथ मैंने मेजर की है, तो दिस लेंथ इज समवॉट 9 सेंटीमीटर आ रही है। आप देख ले यहाँ पे, ये 9 सेंटीमीटर हमें नजर आ रही है, ये जीरो पे यहाँ सेट किया। तो अब ये 9 सेंटीमीटर हमारे पास रिजल्टेंट की लेंथ आ गई। अब इसका जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पर मैंने स्केल लिया था कि 1 सेंटीमीटर 3 न्यूटन के इक्वल है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 3 न्यूटन के इक्वल है तो 9 सेंटीमीटर आर के इक्वल होगा, रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर इंटू 1, 3 इंटू 9, तो रिजल्टेंट आ गया 27 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद बेटा ये यहाँ से ये, अब ये एग्जामिनर हमें खुद बता देता है, अगर नहीं बताता तो बेटा फिर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे। ये डायरेक्शन है बेटा, ये आपका रेफरेंस एक्सिस था, दिस वाज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब इसका जो डायरेक्शन निकालोगे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन निकालोगे। ये यहाँ पर मैं इस स्केल को जब मूव करूंगा तो इस पे एंगल लिखा हुआ आता है, ये आपको शायद नजर भी आएगा। अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ इसकी तरफ, देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये आपको नजर आ रहा है। ये बेटा यहाँ पे जहाँ जीरो लिखा हुआ है इस जगह पे नजर डालिएगा, आपको स्केल लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, एंगल नॉट स्केल, एंगल लिखा हुआ नजर आएगा। अब मैं यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ, देखें ये, तो ये मेरे पास एंगल यहाँ पे आ रहा है 11 डिग्री।
ठीक है, ये 11 डिग्री आपको नजर आया था यहाँ पे। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या बन गई बेटा? इसकी डायरेक्शन बन गई 11 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? स्केल लिया, स्केल लेने के बाद एक वेक्टर ड्रॉ किया, उस वेक्टर के हेड पे हमने जो है, जी बेटा वो वाला मेथड भी है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं, पैरेललोग्राम रूल है। आप अगर उसकी प्रैक्टिस की हुई है वो भी ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे पास यहाँ कंपास नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर वो इन इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बात कर रहा है, तब उसका आंसर इस तरह से दीजिएगा, ठीक है? तब आप इस तरह से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपके पास कंपास है तो आप पैरेललोग्राम का रूल याद है तो आप वो यूज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ये अब आपके पास एक तरीके का, बेटा मेरे पास यहाँ कंपास नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसमें सॉफ्टवेयर पे, तो दैट्स व्हाई मैं ये हेड टू टेल रूल यूज कर रहा हूँ। अब बेटा ये वाला मैंने यहाँ पर अगर देखें तो पहला वेक्टर जो है, मैंने यहाँ पर पहला वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया। तो इस पहले वेक्टर के हेड पे ये सेकंड वेक्टर 36 किलो न्यूटन वाला ये ड्रॉ किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। फॉर द रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर मुझे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन सेगमेंट। तो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है? और डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। ये लास्ट वेक्टर रेड वाला था, इसकी तरफ है। अब बेटा मैं इसका यहां से मैं इसका मेजर कर लेता हूँ, साइज लेंथ इसकी मेजर कर लेते हैं। दिस इज 6.3। तो ये आ गया, रिजल्टेंट की लेंथ आ गई 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है? और हमारा स्केल क्या था बेटा? इसमें हमने लिया था 1 सेंटीमीटर इज 6 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर इज 6 न्यूटन। तो 6.3 सेंटीमीटर इज R न्यूटन। क्रॉस मल्टीप्लाई R into 1, 6.3 into 6। ये प्लीज आंसर बताएं। तो R आ गया 37.8 न्यूटन, ठीक है? अच्छा, अब बेटा अब यहाँ पर पढ़ें इसको गौर से। ये तो आ गया रिजल्टेंट का साइज। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्थ, नॉर्थ के दरमियान और रिजल्टेंट फोर्स के दरमियान एंगल बताएं। दिस इज योर रिजल्टेंट। अब आपका जो नॉर्थ है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको रेफरेंस के तौर पे आसानी लगे। ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ ये होगा ना। और जो इसका डायरेक्शन है, वी नीड दिस एंगल, हमें ये एंगल चाहिए। तो अगेन क्या करोगे बेटा आप? यू विल प्लेस योर प्रोटेक्टर। आप अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करोगे। दिस इज योर 90 डिग्री। यहाँ से इस ब्लैक वाली लाइन तक का ये एंगल रीड कर लोगे। जो भी एंगल आएगा वो आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको एंगल को यहाँ से रीड करके दिखा रहा हूँ। ये बेटा हमारे पास आ गया यहाँ से। देखो ये 90 पे सेट है ना, जैसे मैंने प्रोटेक्टर का कहा था, 90 पे सेट किया। अब मैं इसको यहाँ से मूव करा रहा हूँ। अब स्केल पे एंगल लिखा हुआ आएगा, प्लीज देखिएगा। और
ये एंगल आ रहा है 71। तो बेटा 90 से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे 90, प्रोटेक्टर पे 90 आ रहा है, यहाँ पे 71 आ रहा है। तो मुझे ये एंगल, समझ गए ना मेरी बात को? ये आपका प्रोटेक्टर है, ये आपका प्रोटेक्टर है, ये आपके पास 90 डिग्री है, ब्लैक वाली लाइन पे रीडिंग आ रही है 71 प्रोटेक्टर पे। आपको ये एंगल चाहिए, तो व्हाट यू डू, आप 90 में से 71 माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। तो 90 माइनस 71 कितना आ रहा है बेटा? बेटा वो मेरे पास कंपास ही नहीं है, मैं कैसे पैरेललोग्राम रूल कैसे बताऊं? कंपास से सिखा सकता हूँ मैं। 19 आ रहा है, तो दिस इज 19 डिग्री। तो एंगल आ गया 19 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, और फोर्स आ गई 37.8 न्यूटन। ठीक है। अगर आप कंपास वाले मेथड से करना चाह रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। ये आपका विंड वाला वेक्टर आ गया, ये आपका फोर्स वाला वेक्टर आ गया। बेटा इसने कहा था कि आप ये एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्थ, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये नॉर्थ की लाइन है, ये वाली, दैट इज अपवर्ड। मैं इसको क्रॉस करना यहाँ पे भूल गया, ये नॉर्थ की लाइन है। तो अब ये आप जब प्रोटेक्टर को यहाँ पे सेट करेंगे, तो आपका प्रोटेक्टर इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पर ये 90 डिग्री पे आ रहा है अपवर्ड, और ये ब्लैक वाली लाइन पे प्रोटेक्टर पे रीडिंग आ रही है 71। आपको ये एंगल चाहिए, तो 90 माइनस 71 करेंगे तो ये एंगल आ गया 19 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। अब बेटा जो लोग पैरेललोग्राम वाले रूल की बात कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर यही कर सकता हूँ कि मैं इसको लेबल कर दूं O, इसको इस हेड को लेबल कर दूं P, और इस हेड को लेबल कर दूं S। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल ज्वाइन द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। जो भी स्केल है उसके हिसाब से आपने दोनों की टेल मिला दी। उसके बाद आप अपने कंपास को ओपन करें, ओपन योर कंपास इक्वल टू ओ पी, ओ पी के इक्वल ओपन करें, और इसको एस पे प्लेस करें। एस पे प्लेस करके इस तरह से आर्क लगा लें। एस पे प्लेस करके आपने यूं आर्क लगा दिया। उसके बाद आपने कंपास को ओपन किया ओ एस के इक्वल, और इसको पी पे रख के इस तरह से आर्क लगा दिया। तो पी पे रख के आपने यूं आर्क लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपने इस हेड से इस पॉइंट को मिला दिया, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिला दिया आपने। ठीक है। और उसके बाद आपने इन दो, ये टेल्स है ना बेटा, ये जो दो पॉइंट्स है इनको यहाँ पर सामने इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला दिया। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट बी क्यू। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया ओ क्यू। ठीक है। अब बेटा इस वाले वेक्टर के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इस वाले वेक्टर के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो पैरेललोग्राम रूल में आप पहले दोनों वेक्टर्स के टेल मिलाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ करें इस तरह से कि इनका टेल मिल जाए। तो एक हेड को P और एक को S, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O लेबल किया। ओ पी के इक्वल कंपास ओपन करके एस पे रखा और इस तरह से आर्क लगाया। उसके बाद ओ एस के इक्वल ओपन किया कंपास को, और क्यू पे पी पे रख के हमने आर्क लगाया। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट दैट बी क्यू। हमने ओ को क्यू से मिला दिया, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इस वेक्टर के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, तो ये लाइन ड्रॉ कर, इसकी डायरेक्शन सेम होगी दोनों की। इस ग्रीन वाले के, इस ओ एस के पैरेलल ये पी क्यू है, तो ये इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो ओ पी और एस क्यू की डायरेक्शन सेम होगी, ओ एस और पी क्यू की डायरेक्शन सेम होगी। अब बेटा जैसे अभी आपने इसकी स्केल से लेंथ मेजर की, इसकी लेंथ मेजर कर लें,
और बिल्कुल यही टेक्निक यूज करते हुए आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब ये आपका वर्टिकल है, वैसे ही वर्टिकल नॉट बन रहा है, तो यहाँ से ये एंगल आप मेजर कर लें, ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी 19 डिग्री। सही है भाई। जो कह रहे थे कि सर उसका भी बता दें, तो भाई ये मैंने बता दिया आपको, पैरेललोग्राम का भी। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे कोर्स में सिर्फ 90 डिग्री वाला है, तो भाई प्रॉब्लम ये है कि ये 17 के पेपर का एक क्वेश्चन था। ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने हेड टू टेल रूल से ड्रॉ किया हुआ है, ये डायग्राम देखो आप। तो यहाँ पर मैंने ये एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया, और यहाँ पर मैंने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज 7 किलो न्यूटन। तो 49 किलो न्यूटन बेटा 7 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी 49 किलोमीटर पे। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट मार्क किया, 7 सेंटीमीटर की ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये मेरा पहला वेक्टर आ गया। इसके हेड पे मैंने ये रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया। अब आप देखें, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये वाला वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एंगल इस तरह से है नीचे की तरफ 20 डिग्री, तो ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है। यहाँ से 20 डिग्री पे मैंने ये मार्क करना है प्रोटेक्टर से। ठीक है। प्रोटेक्टर से मैंने ये मार्क करना है, ये प्रोटेक्टर मैंने यूं रख दिया। ये मेरा रेफरेंस एक्सिस दिस वन, यहाँ से ये 20 डिग्री पे मैंने मार्क किया, और फिर 7 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। देन आई विल मेजर द लेंथ ऑफ दिस रिजल्टेंट विच इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो मैंने 1 सेंटीमीटर 7 किलो न्यूटन लिया है, तो 13 सेंटीमीटर आर के इक्वल होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 91 किलो न्यूटन। और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो, दैट इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब इसमें इसने डायरेक्शन नहीं पूछी सवाल में, इसने कहा है कि स्केल यूज्ड बताएं और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मेरी आ गई 91 किलो न्यूटन, और स्केल आ गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 किलो न्यूटन। ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ पर एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया। मेरे पास ये जो वेक्टर है, मैंने पहले स्केल सोचा 1 सेंटीमीटर 7 किलो न्यूटन के इक्वल है। तो 49 किलो न्यूटन के लिए मुझे 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये जो ब्रोकन लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली बीच में, ये रेफरेंस एक्सिस है। ऐसे ही रेफरेंस एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक पॉइंट को मैंने मार्क किया, प्रोटेक्टर को मैंने इस तरह से रखा, यहाँ से 20 डिग्री का एंगल मेजर करके मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, 7 सेंटीमीटर की लाइन स्केच कर दी। फिर ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया। अब मैं इस रेफरेंस लाइन के नीचे वाला वेक्टर ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, और ये प्रोटेक्टर को रखा, यहाँ से 20 डिग्री का एंगल मेजर किया, क्योंकि ये 20 डिग्री है यहाँ पे। तो 20 डिग्री का एंगल मेजर करके डॉट लगाया। उसके बाद फिर मैंने इस प्रोटेक्टर को रिमूव किया, और इस हेड से इस 7 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसकी मैंने लेंथ मेजर की, दैट लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। तो मेरा स्केल है 1 सेंटीमीटर 7 किलो न्यूटन के इक्वल है, तो 13 सेंटीमीटर आर के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर इंटू 1, 13 इंटू 7, तो 91 किलो न्यूटन मेरे पास जो है रिजल्टेंट आ गया। ठीक है। क्योंकि मैं हेड टू टेल रूल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप इसको इस पॉइंट से, इस सेकंड वेक्टर को इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, तो फिर पैरेललोग्राम रूल आप यूज करें। फिर आप पैरेललोग्राम रूल जो है वो आप यूज करें। ये हमारे अपने ऊपर है बेटा। ये स्केल आई हैव थॉट कि ये स्केल 1 सेंटीमीटर 7 किलो न्यूटन कर दें। आप यूं भी कर सकते थे कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलो न्यूटन। तो आपका 49 किलो न्यूटन जो है वो 4.9 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाता है। इट्स अप टू यू, आप जो भी स्केल लेना चाहें आप ले सकते हैं।
ठीक है भाई, मैंने बेटा ये यहाँ पर हेड टू टेल रूल से इसको सॉल्व किया है। जो आप बात कर रहे हैं कि इसी सेम पॉइंट से अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, अगर मैं फर्स्ट करते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसको कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट करते हैं, मैं एक ही सेम पॉइंट से इसको यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया। अब दोनों वेक्टर आ गए मेरे। फिर अब मेरा, जैसे मैंने अभी पैरेललोग्राम रूल बताया, ये ओ है, फर्स्ट करते हैं ये हेड पी है, और ये हेड जो है एस है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, अपनी कंपास को ओ पी के इक्वल ओपन किया, एस पे रख के इस तरह से आर्क लगा दिया। इसी तरह से मैंने ओ एस के इक्वल ओपन किया, ओ एस के इक्वल कंपास ओपन की, पी पे रख के आर्क लगा दिया। तो मैंने इस तरह से इसको आर्क लगा दिया। फिर मैंने इस पॉइंट को लेबल कर दिया एस क्यू। तो पी क्यू को मैंने मिला दिया और एस क्यू को मैंने मिला दिया। अब बेटा ओ पी इज पैरेलल टू एस क्यू, इनकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है। ओ एस इज पैरेलल टू पी क्यू, इनकी डायरेक्शन सेम होगी। अब बेटा ये याद है ना, अभी मैंने कहा था कि जो ओ पॉइंट है और जो सेम ओरिजिन पॉइंट है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू से मिलाओगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट इस तरह से आएगा। इफ यू आर यूजिंग पैरेललोग्राम रूल तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ट्राइंगल रूल यूज करना चाह रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पर पहले टेक्निक बनाई यूज की हुई थी उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल रूल जो मैंने पहले किया था ये वो ये। ठीक है। अच्छा अब बेटा ये क्वेश्चन है, अच्छा ये मैंने सॉल्व किया था, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। Figure 1.1 shows a passenger running across a large ship at right angles to the direction in which the ship is moving. The passenger runs across the ship at 2.4 meter per second due north. The large ship is traveling due east 6.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा अब ये मैं जो अब मैं यूज करूंगा, मैं अब ग्राफिकल वे यूज नहीं करूंगा। आप चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको अब न्यूमेरिकल वे, राइट एंगल जब वेक्टर्स होते हैं 90 डिग्री पे जब वेक्टर्स होते हैं तो उनको हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यानी ये जो मैंने यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया था, दिस वन, ये वाला, इसको मैं इस सवाल के बाद इसको मैं न्यूमेरिकली भी सॉल्व करूंगा कि फॉर्मूले से मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं किया था कि उसने कहा है यूज योर ड्राइंग टू डिटरमाइन, यानी न्यूमेरिकली आप यूज नहीं करेंगे, आपने ड्राइंग ड्रॉ करनी है, ग्राफिकली ड्रॉ करना है इसको। ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अभी हम पढ़ते हैं, आपको एक चीज नजर आएगी। एग्जामिनर कह रहे हैं डिटरमाइन ईदर ग्राफिकली और बाय कैलकुलेशन, या तो आप ग्राफिकली या फिर कैलकुलेशन का मेथड यूज करें, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर फाइंड करें। अब मैं आपके लिए ये देखें, ये नॉर्थ की तरफ ये वाला वेक्टर है, और नॉर्थ की डायरेक्शन आपको पता है सबको अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो ये हमारे पास ये नॉर्थ आ गया। ये मैंने एग्जामिनर के लिए मेंशन कर दिया नॉर्थ को। और यहाँ पर कोई स्केल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। मैं जस्ट आपके लिए कुछ वेक्टर्स इनको ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो नॉर्थ मेरे पास 2.4 है, तो ये बेटा मैंने यहाँ पे 2.4 ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बेटा ईस्ट की तरफ ये 6.8 है, ईस्ट की तरफ ये 6.8 है, तो मैं अब ईस्ट की तरफ 6.8 वाला वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें हेड टू टेल रूल से ये मेरा 6.8 वाला वेक्टर आ गया। ठीक है। और अब बेटा जैसे मैंने कहा था फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये मेरे पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो ये 2.4 है, ये 6.8 है। तो अब मेरे पास बेटा ये दोनों वेक्टर देखो, ये राइट एंगल पे है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो अब मेरे पास बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है। मैं परपेंडिकुलर यूं कह रहा हूँ कि ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ,
तो इसके एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। आई नीड हाइपोटेन्यूस। तो आई होप सबको समझ आ गई है यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा। तो मुझे बता सकता है? दो तीन लोगों ने बताया है, कोई और अगर उनके अलावा आंसर करे? यस, सही है। ठीक है, और लोग? जी बेटा, बिल्कुल सही है। जी, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब बेटा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मैं इसको वी आर लिख देता हूँ। दिस इज 2.4 स्क्वायर प्लस 6.8 स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट 7.2। मुझे आंसर बता रहे हैं बच्चे, 7.2 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास 7.2 आ गई मीटर पर सेकंड एट, देखिए ये अब इंपॉर्टेंट है, एट दैट मच डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ से एंगल हमें बताना है। नॉर्थ हमारा ये रहा, दिस इज आर नॉर्थ। ये वाला एंगल था। अब समझ में आई मैंने थीटा क्यों लिया था ये? वैसे तो हम ये भी ले सकते थे एंगल, आंसर तो वही आएगा फिर भी। तो ये मेरा एंगल है फ्रॉम नॉर्थ टू दिस, ये एंगल आ गया। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है और यहाँ पे बेस भी गिवन है। तो एंगल के लिए मैं यूज कर लेता हूँ टेन थीटा इज प्रेप अपॉन बेस। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 6.8 अपॉन 2.4। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 6.8 2.4। तो बेटा थीटा प्लीज बताइए कितना आ रहा है एंगल? 70.5 बता रहे हैं। कोई और भी आंसर करे? तो 70.6 हो गया, 55 यानी 71 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। तो प्रॉब्लम इस सवाल में, अब देखो, राइट एंगल वाले वेक्टर्स में ये क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन से समझाया है। इससे पहले ये एरोप्लेन वाला ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करना है, इसका एंगल नॉर्थ से कैसे निकलेगा, ये आ गया। अगर अगर हमारे पास, अगर फर्स्ट करते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री नहीं आता, कुछ समवट कुछ और एंगल आता है, तो हमने ये वाली सिचुएशन भी यहाँ से हैंडल कर ली। तो मेरे ख्याल से वेक्टर्स का आपको एक रिव्यू हो गया, रिवीजन हो गया, आप लोगों को आइडिया हो गया। अगर किसी के जहन में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए। बेटा ये मैं यहाँ पर एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस रेफरेंस एक्सिस पे मैं इस पॉइंट को पिक कर रहा हूँ एज माय ओरिजिन अकॉर्डिंग टू माय स्केल। ये मैंने इससे पहले 7 सेंटीमीटर पे सॉल्व किया था। अब मैं इसको 10 किलो न्यूटन वाले इस नए स्केल पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज 10 किलो न्यूटन। तो 49 किलो न्यूटन वुड बी 4.9 सेंटीमीटर। अब मैंने यहां से, इस ओरिजिन से, कितने एंगल पे बेटा ये एंगल है 20 डिग्री का। तो ये मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन स्केल के ऊपर एंगल लिखा हुआ आता है। तो मैं यहां से इसको 20 डिग्री ये मूव कर रहा हूँ, और ये मैंने 4.9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया।
ठीक है। बेटा वो एक वेक्टर वैसे ही हॉरिजॉन्टल होगा, उसका रेफरेंस एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारे पास यहाँ पर पहला वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, दैट इज 4.9 सेंटीमीटर। अब बेटा जो मेरा सेकंड वेक्टर है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, उसके बगैर हम लोग स्केचिंग नहीं कर सकते हेड टू टेल रूल में। सेकंड वेक्टर का फिर एंगल कहाँ से आएगा हम, तो ये मेरे पास एक सेकंड वेक्टर के लिए रेफरेंस एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला, दिस वन, ये ब्रोकन लाइन जो है, ये मैंने इस वेक्टर के हेड पे यूं ड्रॉ कर ली रेफरेंस एक्सिस। अब बेटा यहाँ से इस रेफरेंस एक्सिस से ये सेकंड वेक्टर का एंगल देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है लाइक दिस। तो अब मैं यहाँ से यूं नीचे की तरफ यहाँ से 20 डिग्री का वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो 180 माइनस 20 कितना बनेगा, 70, 60। ये बेटा मेरे पास आ गया 20 डिग्री। तो 160 का ये था। तो अब 4.9 सेंटीमीटर की ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज 4.9 सेंटीमीटर। ये मैंने 4.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो मेरा रेफरेंस एक्सिस था, मैंने इसको इरेज कर दिया। दिस इज माय सेकंड वेक्टर। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये मैं यहाँ से, ये बेटा मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज माय रिजल्टेंट लाइन। अब मैं इस लाइन की लेंथ मेजर कर लेता हूँ। ये अराउंड मेरे पास आ रही है बेटा 9.3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मैंने लिया है 10 किलो न्यूटन के। तो 9.3 सेंटीमीटर इक्वल टू आर आ रहा है। तो आर इंटू वन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 10 इंटू 9.3। तो दैट इज 93 किलो न्यूटन आपके पास आर आ गया। तो ये रेंज के अंदर आंसर है मेरा। आई होप ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है भाई। तो अब अगर अदर देन 90 डिग्री आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अव्वल तो 90 डिग्री आना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर 90 डिग्री के अलावा, क्योंकि ये एग्जाम में एक दफा नजर आ गया मुझे क्वेश्चन, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा ये एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब ये हमारे पास हो गया काम। अब हम नेक्स्ट इस तरफ आते हैं। बेटा हमारे पास जो हाफ लाइफ है, इट्स द एवरेज टाइम टेकन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई सैंपल टू बिकम exact half of initial number of nuclei। ठीक है। तो अगर फर्स्ट करते हैं, हमारे पास इनिशियली 400 न्यूक्लियाई हैं। तो 400 से 200 होने में जो ये टाइम कंज्यूम करेंगे, दैट इज द फर्स्ट हाफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि 200 होकर ये स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस यहाँ से ये 200 से 100 होने में जो टाइम कंज्यूम करेगा, दैट वुड बी सेकेंड हाफ लाइफ। इस 100 से ये हमारे पास 50 होने में जो टाइम कंज्यूम करेगा, दैट वुड बी द थर्ड हाफ लाइफ, एंड सो ऑन।
यहाँ से ये 25 होने में जो टाइम कंज्यूम करेगा, दैट वुड बी द फोर्थ हाफ लाइफ। द इजीएस्ट वे और मैथमेटिकल जो आसान सी अप्रोच इसके लिए सिखाई गई है आपको, दैट वाज t is equals to n into t1/2, या some of the book use this equation, n is equals to t upon t1/2। बात देखिए, अब आपको मैं ये वेरिएबल्स डिफाइन कर दूं। दिस t इज द टाइम गिवन बाय एग्जामिनर, या टाइम फॉर विच डिके टेक्स प्लेस। दिस t1/2 इज द हाफ लाइफ, टाइम फॉर हाफ लाइफ। और ये जो आपके पास यहाँ पर n है, दिस n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। तो पहली इक्वेशन जो आपको आनी चाहिए वो ये है। दूसरे नंबर पे जो एक टेबल हमने बनाया था क्लास के अंदर, उसको दोबारा से सोचे, उसको दोबारा से बनाते हैं। ये मेरे पास आ गया टाइम, यहाँ पर आगे मेरे पास अनडिकेड न्यूक्लियाई, इनको हम कहते हैं रिमेनिंग न्यूक्लियाई, यूजुअली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास डिकेड न्यूक्लियाई, इसको मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब बेटा इसको फिल करते हैं। फर्ज करते हैं आपके पास टाइम 0 है, इनिशियल टाइम। उस वक्त जो न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वो फर्ज करते हैं एन नॉट है, सपोज दैट 400 है। अब बेटा जिन न्यूक्लियाई ने डिके किया है वो न्यूक्लियाई आपके पास है 0, अभी तक तो डिके हुआ ही नहीं है। और जिन्होंने रिमेनिंग है, जिन्होंने अभी डिके करना है या जो डिके करेंगे, या अनडिकेट जो है या अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो एन नॉट है, जैसे मैंने फर्ज कर लिया 400 है। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ पे बेटा हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई वो रिमेनिंग होंगे जिन्होंने अभी डिके करना है, हाफ ने डिके कर लिया। यानी अगर आपके पास 400 थे तो 200 अभी रिमेनिंग है, इन्होंने अभी डिके करना है। और 200 आधा सैंपल डिके कर गया, आधे ने अभी डिके करना है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ है तो बेटा 1/2 अपॉन एन नॉट, 1/2 इंटू एन नॉट, यानी इसको भी हाफ कर दो तो ये बन जाएगा 1/4 एन नॉट। यानी अगर ये 200 है तो आपके पास ये आ जाएगा 100। देखो अब मैं यहाँ से इसको पुट करता हूँ, 1/4 एन नॉट कितना था, एन नॉट आपके पास 400 है, इसको 400 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 100 आ जाएगा आंसर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली हम इस तरह से सोचते हैं, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ नंबर साथ में वेरिएबल्स। उसके बाद बेटा अगर आपने ये फाइंड करना है डिकेड, इसको यूजुअली बेटा हम लोग डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम यूजुअली डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल वे क्या होता है कि जो डिकेड न्यूक्लियाइड है, यानी जो डिके कर गए, जिसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा एन, तो ये हमेशा इक्वल होंगे बेटा एन नॉट माइनस एन। अब एन नॉट कौन क्या है, एन नॉट है इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, और एन जो है डिकेड अनडिकेड न्यूक्लियाई एट गिवन टाइम।
ठीक है, जैसे फर्ज करते हैं मैंने आपको कहा कि यार सेकेंड हाफ लाइफ पे कितने अनडिकेड न्यूक्लियाइड होंगे, सेकेंड हाफ लाइफ पे कितने अनडिकेड न्यूक्लियाइड होंगे, तो आपने 1/4 एंड नॉट। सेकेंड हाफ लाइफ पे कितने आपके पास न्यूक्लियाई डिके कर जाएंगे, अब वो कैसे फाइंड करेंगे आप, वो आप इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। देखिए मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, एन नॉट माइनस 1/4 एन नॉट, जो रिमेनिंग यानी जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है यहाँ पे वो 1/4 एन नॉट है, उसमें से आपने इसको माइनस किया तो एन नॉट कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 - 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 एन नॉट। और देखिए अब मैं डायरेक्ट मैंने 400 लिए थे, 3/4 इंटू 400 लिए थे ना इनिशियली, तो ये आ गया 100, और ये 100 इंटू 300 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर आप देख लें ये 100 ने अभी डिके करना है, 400 इनिशियल थे, 400 में से 100 माइनस करें तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, और यह डायरेक्ट वेरिएबल्स की फॉर्म में ये 3/4 एंड नॉट आ जाएगा। अब बेटा थर्ड हाफ लाइफ को सोचते हैं। थर्ड हाफ लाइफ पे अब आप लोग बताएं रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे। जी डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। रिमेनिंग कितने होंगे बता, 1/8, सही है। और डिकेट कितने होंगे, 1 में से 1/8 माइनस कर दें, 7/8 एंड नॉट, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप इसमें मसला नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक इसका ग्राफ होता है। ये अगर आपके पास इस तरह से ये इस तरह से अगर कोई आपके पास ग्राफ है, फर्ज करते हैं यहाँ पर आपके पास ये 400 है, फर्ज करते हैं यहाँ पे 200 है, और समवेयर यहाँ पे 100 है, तो बेटा ये 400 के हाफ से ये जो टाइम आएगा ये फर्स्ट हाफ लाइफ होगा, और 100 के रेफरेंस से ये जो टाइम आएगा ये सेकंड हाफ लाइफ होगा। अगर इसका भी हाफ कर दें 50, इसके रेफरेंस से जो ये टाइम आएगा ये थर्ड हाफ लाइफ है। नहीं भाई रैंडम उसने कहा नहीं है तो शो कैसे करेंगे, तो कहेगा तब करेंगे ना। ये तो हाफ लाइफ का ग्राफ है भाई, ये ठीक है, ग्राफ से रीड करना आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, अब बेटा ये था, ये जो जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ना ये रिमेनिंग है, इन्होंने अभी डिके करना है। इसी सेम इसी सैंपल के लिए मैं चलिए इसी पे ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ से ये हमने टेबल बनाया था, जब टाइम जीरो है उस वक्त बेटा डिकेड न्यूक्लियाइड कितने हैं, जीरो है। तो अब मैं डिकेड न्यूक्लियाइड्स के लिए ग्राफ बना रहा हूँ और इसी कर्व पे बना रहा हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये जीरो आ गया। जब बेटा फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 200 रिमेनिंग है और 200 ने डिके कर लिया, तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ इज दिस टाइप। इस पे 200 जो है वो आपके पास डिके कर गए, 200 रिमेनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा सेकेंड हाफ लाइफ पे आपके पास यहाँ पर देखें 100 रिमेनिंग है, तो कितने डिके कर गए बेटा, 300 डिके कर गए। तो यहाँ पर मैं ये सम वॉट सपोज दैट ये 300 है, फर्स्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड हाफ लाइफ पे मेरा ये जो है यहाँ पर 300 पॉइंट आ गया। उसके बाद बेटा थर्ड हाफ लाइफ पे ये मेरे पास हो गए 50,
और ये कितने हो गए बेटा, ये मेरे पास आ गए 7/8 400 कितना बनेगा 350। तो ये 350 आ गए। तो सम व्हाट थर्ड हाफ लाइफ पे, सपोज दैट थर्ड हाफ लाइफ पे 350 मेरे पास सम व्हाट यहाँ आ रहा है, तो फर्ज कर लेते हैं। अब बेटा अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूँ तो ये मेरे पास जो लाइन बनेगी, ये लाइन जो ग्राफ की है, ये ये जो मेरे पास लाइन बनेगी, ये लाइन जो है हमारे पास डिकेड न्यूक्लियाइड्स की है, ये वाली। ये हमारे पास है डिकेड न्यूक्लियाइड्स, जो न्यूक्लियाइड डिके कर गए। और ये जो लाइन मैंने बनाई है ये अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स है। अब अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप देखो जो अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है, और जो डिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। अब बेटा ये जो अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स होते हैं ये पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं जो डिके कर रहे होते हैं, और इनसे जो डॉटर्स बनती हैं ये डिकेड न्यूक्लियाइड्स डॉटर्स हैं। फर्ज करते हैं सपोज दैट बेटा ये आपके पास एक्स जो था वो पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डिके करके वाई बन रहा है। अगर आपको एक्स के लिए ग्राफ बनाना है यानी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, वो ये है। और अगर आपको डॉटर वाई के लिए ग्राफ बनाना है तो वो ये बनेगा। ठीक है, ये आपके पास जो यहाँ पर मैंने बनाया, ये मैंने ये जो यहाँ पर डिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं इनको शो किया है। फर्स्ट हाफ लाइफ पे इसकी वैल्यू जीरो है, सॉरी जीरो टाइम पे इसकी वैल्यू जीरो है। फर्स्ट हाफ लाइफ पे आधा सैंपल डिके कर गया, सेकेंड हाफ लाइफ पे 3/4 डिके कर गया, थर्ड हाफ लाइफ पे 7/8 डिके कर गया। अब ये जो भी नंबर थे इनको विद रिस्पेक्ट टू दिस हाफ लाइफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। प्लॉट करके बेटा मैंने ये इनके पॉइंट्स लोकेट किए, फिर मैंने इनकी ग्राफ की लाइन बना दी। तो ये डॉटर न्यूक्लियाइड्स है और ये आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाइड्स है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इसका ग्राफ का ये हमारे पास ये पोर्शन आ गया। और अब मैं यहाँ से क्वेश्चन था ये वाला, यस। अब ये मुझे आप लोग सजेस्ट करें, ये सॉल्व करके बताएं। आपके पास कार्बन की हाफ लाइफ है 5700 ईयर्स। एक सैंपल ऑफ वुड है जो कि 2.4 इंटू 10 पावर 12 एटम्स हैं। A similar sample of same size is taken for an old piece of wood. It contains 6.0 into 10 power 11 atoms of carbon 14. एज इसकी बतानी है हमें। तो अब आपने वही डिवीजन वाला रूल यूज करना है, आसान। तो आपके पास टाइम जीरो पे आपके पास कितने हैं बेटा, आपके पास ये न्यूक्लियाई हैं, एटम्स हैं 2.4 इंटू 10 पावर 12। अब बेटा फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये कितने हो जाएंगे, इस 2.4 इंटू 10 पावर 12 को अब 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 12। अब बेटा ये यहां से फर्दर सेकेंड हाफ लाइफ पे सोचें कि सेकेंड हाफ लाइफ पे ये कितने होंगे, ये प्लीज को मुझे बताए कितने हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 11। ये बच्चे ये बता रहे हैं 6 इंटू 10 पावर 11। उसके बाद बेटा थर्ड हाफ लाइफ पे कितने हो जाएंगे, अच्छा 6 इंटू 10 पावर 11 ही हमने देखना है। ये इसने कहा है 6 इंटू 10 पावर 11। तो कितनी हाफ लाइफ आ गई, दो हाफ लाइफ आ गई। तो n इज इक्वल टू 2, t1/2 half life is equals to 5700 years. Equation is t is equals to n multiplied by half life. So these are 2 and 1 half life is 5700 years. इनको मल्टीप्लाई कर दे आपके पास आंसर आ जाएगा 11400 years। जी, तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है फास्फोरस। आपके पास है फास्फोरस 32।
is an isotope of phosphorus that undergoes radioactive decay. The most common isotope of phosphorus is phosphorus 31. आइसोटोप है 30 फास्फोरस 32 का 31। आपको उसने कहा है कि आप डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ फास्फोरस 31। फास्फोरस 31 की कंपोजिशन आपको बतानी है। ये प्लीज आप लोग बताएंगे मुझे, ये बहुत आसान सा काम है, ये तो बताए मुझे। ये गिवन है, ये गिवन है आपके पास। फास्फोरस किसी भी एक्स ए यू यानी फास्फोरस 3215, इसी तरह से लिखें फास्फोरस 3115। ये आइसोटोप्स है ना, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का नंबर तो सेम होगा ना बेटा। तो यहाँ पर इसने 32 के लिए बताया हुआ है, दिस इज 15। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 15 प्रोटॉन्स और 31 माइनस 15 करें, कितना आंसर आएगा? 16। तो 16 न्यूट्रॉन्स हैं इन न्यूक्लियस, 15 electrons are orbiting around nucleus। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। ये इस तरह से हम इस एटम को डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट बड़ा आसान सवाल है बेटा कि आपके पास जो है, स्टेट हाउ एन एटम ऑफ फास्फोरस 32 डिफर्स फ्रॉम एन एटम ऑफ फास्फोरस 31। कैसे डिफर करते हैं, जल्दी बताओ बेटा। आप लोगों को पता है एक दूसरे के आइसोटोप्स है। जी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, लेकिन वो कितने हैं बेटा, बताओ ना। फास्फोरस 32 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 32 माइनस 15 कितने आएंगे? 16 न्यूट्रॉन। और फास्फोरस 31 में 31 माइनस 15, नहीं ये कितने हैं, ये गलत हो गया, 17 हो गया। हाँ ठीक कह रहे हैं, ये 16 हो गया, सही है। तो उसके नंबर ऑफ इस तरह से ये डिफर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करना है। दोनों आपके पास वो है, क्या कहते हैं इसको, आइसोटोप्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की टर्म्स में आप डिफाइन कर दे। प्रोटॉन्स का जिक्र नहीं कीजिएगा क्योंकि प्रोटॉन दोनों के सेम होंगे। आइसोटोप्स हैं तो प्रोटॉन्स का नंबर सेम होगा। तो नेक्स्ट बेटा, अब आपके पास phosphorus 32 decays by beta particle emission to a stable isotope of sulfur। बेटा फास्फोरस सल्फर बन रहा है, डॉटर सल्फर है। द हाफ लाइफ इज 2 वीक्स। हाफ लाइफ को अंडरलाइन कर लेते हैं, हाफ लाइफ इज 2 वीक्स। और फास्फोरस 32 डिके करके सल्फर बन रहा है। कौन सा इमिजन कर रहा है? ये बीटा इमिजन कर रहा है। अब जब बीटा इमिजन है तो एक्स ए जी से जब ये y बनेगा और बीटा इमिजन होगा तो बेटा ये ए तो सेम रहता है, जी में +1 हो जाता है, याद है ना। प्रोटॉन नंबर 1 मोर हो जाता है। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो स्टेट हाउ अ न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप ऑफ सल्फर इज डिफरेंट टू द न्यूक्लियस ऑफ फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस में क्या डिफरेंस है? अब देखो, ये आपके पास फास्फोरस है
और कौन सा सैंपल है, फास्फोरस 32। ये आपके पास फास्फोरस 32 से ये आपके पास ये 15 था, ये बन गया सल्फर, तो ये तो 32 है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 16, और ये बीटा डिके कर जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आ गई। तो ये ए में तो कोई चेंज नहीं आएगी, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा। प्रोटॉन नंबर में Z+1 होगा, तो ये 15 था, तो Z+1 होके 16 हो गया। ठीक है। तो आपके पास एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। तो जो सल्फर है, सल्फर कंटेन 1 मोर प्रोटॉन एज कंपेयर टू फॉस्फोरस 32। या चले 1 लेस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर लेस न्यूट्रॉन की बात करते हो तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि at time t equals to 0 a radioactive sample contains 3.2 into 10 power 11 atoms of phosphorus 32। तो ये आपके पास फॉस्फोरस 32 के एटम्स जो हैं वो कंटेन कर रहा है ये टाइम 0 पे। at the same moment the sample contains no atoms of sulfur. This is shown by a cross point at 6.1. On figure 6.1, plot a graph to show how the total number of sulfur atom in sample changes with T. Draw a suitable curve. तो यहाँ पर इसने ये वीक्स में दिया हुआ है। तो ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड हाफ लाइफ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। पहले नंबर, इनिशियल नंबर कितना है बेटा, 3.2 इंटू 10 पावर 11। ये हमारे पास आ गया टाइम, ये आ गया रिमेनिंग, और ये आ गया डेल्टा एन डिकेड, जिसका यानी ये फास्फोरस 32 और ये सल्फर। जब टाइम 0 है तो फास्फोरस है 3.2 इंटू 10 पावर 11, और सल्फर की क्वांटिटी है 0। जब ये फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में, 2 वीक्स। उस वक्त बेटा आपके पास 3.2 इंटू 10 पावर 11 का हाफ करके कोई बताया मुझे, आधे हो जाएंगे ना बेटा। तो 1.6 इंटू 10 पावर 11, ये भी 1.6 इंटू 10 पावर 11 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ में बेटा, सेकंड हाफ लाइफ मतलब 4 वीक्स, इसमें 1.6 का हाफ करें तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर 10। एक्सिस देखो मैं 10 पावर 11 की टर्म्स में ही है, ठहरो, ये 0.8 होगा। फिर 1.6 का हाफ करेंगे तो 0.8 इंटू 10 पावर 11। बेटा ये कितने हो जाएंगे, अब ये देखो, ये हुआ है आपके पास 1/4 एन नॉट, तो ये कितना होगा 3/4 एन नॉट। सही है, यही था ना, अभी मैंने टेबल बना के बताया था। तो 3/4 एन नॉट आपके पास है 3.2 इंटू 10 पावर 11। ये कितना हो गया बेटा, कोई बताए। अच्छा, हमजा ने बताया। तो ये हो गया 2.4। अच्छा, ये अगर कोई प्रॉब्लम में आ रहे हैं ना आप, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी आदत है, मैं जरूरत बहुत ज्यादा मैथ, ये एक काम करते हैं, छोड़ो इसको। अब ये आपके पास रिमेनिंग 0.8 इंटू 10 पावर 11 है, इसको आप इनिशियल वाले में से माइनस कर दें तो ये वाला नंबर आ जाएगा, सिंपल। तो ये 2.4 इंटू 10 पावर 11 आ गया। थर्ड हाफ लाइफ यानी 6th वीक, 0.8 का हाफ किया तो 0.4 इंटू 10 पावर 11। 3.2 में से 0.4 माइनस करो बेटा,
2.8 इंटू 10 पावर 11। इसी तरह से फोर्थ हाफ लाइफ, ग्राफ में 4 हाफ लाइफ थी ना, तो 8 वीक, ये देखो ग्राफ में 8 वीक्स है, 4 हाफ लाइफ, तो 0.4 का भी हाफ कर दो तो 0.2 हो जाएगा इंटू 10 पावर 11। अब बेटा 3.2 में से ये माइनस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 11। अच्छा, देखिए हमारे पास जो पेरेंट है वो फास्फोरस 32 है, और जो डॉटर है यानी जो डिके करके बनेगा वो सल्फर है। जब टाइम जीरो है तो 3.2 इंटू 10 पावर 11 आपके पास फास्फोरस है, सल्फर जीरो है। जब एक हाफ लाइफ हो गई तो फास्फोरस का आधा सैंपल डिके करके सल्फर में कन्वर्ट हो गया, तो 3.2 इंटू 10 पावर 11 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिमेनिंग आ गए। इस रिमेनिंग को इसमें से माइनस करो, वैसे ही पता लग रहा है आधा डिके कर गया, तो आधे ने डिके करना है और आधा डिके कर गया। डिके करके ये सल्फर बन गया हाफ, और हाफ ने अभी डिके करना है। उसके बाद ये जो आपके पास है इसको फर्दर 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ में जो रिमेनिंग है, जिन्होंने अभी डिके करना है वो आ गए। ठीक है, इस जो इनिशियल था 3.2 उसमें से 0.8 को माइनस करें तो वो न्यूक्लियस आ जाएंगे जिन्होंने अभी डिके करना है, और सॉरी जो डिके कर गए, जिन्होंने डिके करना है वो ये है 0.8, और जो डिके कर गए वो ये है। तो जो इनिशियल नंबर है उसमें से जिन्होंने डिके करना है उसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये नंबर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हाफ लाइफ में 0.8 का हाफ कर दे तो 0.4 आ गया। अब 3.2 में से 0.4 माइनस करें तो जिन्होंने डिके कर दिया वो आ गए। इसका हाफ कर दें, नेक्स्ट हाफ लाइफ आ जाएगी 0.2, इसको 3.2 में से माइनस कर दें तो जो डिके कर गए वो 3 इंटू 10 पावर 11 है। अब ये सारा मैंने क्यों किया है फाइंड, ये इसलिए किया है कि मुझे यहाँ पर सल्फर के एटम्स को प्लॉट करना। अब मेरे पास जब सेकेंड हाफ लाइफ है तो उस वक्त सल्फर मेरे पास 1.6 इंटू 10 पावर 11 है। 1 2 3 4 5, तो 1/5 इज 0.2, तो 1.2 1.4 1.6, तो 1.6 ये आ गया। उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ पे 2.4 हो गए, फोर्थ वीक पे 2.4, ये 2.4 आ गया। उसके बाद ये आ गया 2.8, तो 1 2 3 4 ये आ गया 2.8। फिर आ गया बेटा 3 इंटू 10 पावर 11, तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 10 पावर 11। अब इन सब पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इसकी ये लाइन बन जाएगी। ये बेटा हमारा ग्राफ बन गया। बीच से क्यों, कौन से बीच से जा रहा है बेटा? ये तो सारे प्लॉट्स सल्फर के जो थे बेटा, ये सल्फर की सारी वैल्यूज है, ये मैंने सल्फर फाइंड किया है सारा, ये फाइंड करके ग्राफ पे मैंने प्लॉट किया है। टाइम जीरो पे सल्फर जीरो है, टाइम जीरो पे सल्फर जीरो है, 2 वीक्स पे सल्फर 1.6 इंटू 10 पावर 11 है, 2 वीक्स पे, ये 2 वीक्स पे सल्फर आ गया 1.6 इंटू 10 पावर 11। सब्जेक्ट स्टार्ट से क्यों नहीं किया, क्या मतलब समझा नहीं हूँ। बेटा जब टाइम जीरो होगा उस वक्त तो सल्फर बना ही नहीं है, उस वक्त तो सबका सब फास्फोरस है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आधा फास्फोरस रह जाएगा, आधा सल्फर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा इसकी लाइन ड्रॉ होगी। ये तो प्रॉब्लम इसमें भाई किसी को, तो इसमें ये एक सवाल जो था इसमें आपको फास्फोरस से सल्फर को फाइंड करना था, और ये ऐसे ही है, आप फास्फोरस यानी रिमेनिंग फाइंड कर लें और इनिशियल में से माइनस करते जाए तो आपके पास जो डॉटर्स हैं जो सल्फर है वो आ जाएगा।
सल्फर के लिए कोई फार्मूला नहीं है बेटा, ये आपके पास ये है कि जो डेल्टा एन है, यानी डिकेट, दैट इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन। तो एन नॉट इज दिस दिस इज एन नॉट, इनिशियल नंबर 3.2 इंटू 10 पावर 11 माइनस किसी भी टाइम को ले लो आप, जैसे फर्ज करते हैं थर्ड हाफ लाइफ को ले लो। थर्ड हाफ लाइफ में रिमेनिंग कितने है बेटा? 0.4 है। ठीक है, अच्छा आप इस एन से परेशान हो तो मैं इसको आर से लिख देता हूँ बेटा, रिमेनिंग न्यूक्लियर। तो रिमेनिंग यहाँ पर जो अनस्टेबल है वो आपने लिखे, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास डेल्टा एन आ गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, half life of radon 222 is 3.3 into 10 power 5 seconds. The number of radon atoms in the sample are 4.8 into 10 power 4. Determine the time that it takes for the number of radon atoms in the sample to decrease to 1.5 into 10 power 13. बेटा तो सिंपल है ये, 4.8 इंटू 10 पावर 4 है बेटा। ये यहाँ पर टाइम है आपके पास 0, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज योर फर्स्ट हाफ लाइफ। 4.8 इंटू 10 पावर 4 को बेटा 2 पे डिवाइड करो, मुझे आंसर बताओ। 2.4 इंटू 10 पावर 4। अब द नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ बेटा, इसको डिवाइड करो 1.2 इंटू 10 पावर 4। देन इट्स थर्ड हाफ लाइफ, इसको फर्दर 2 पे डिवाइड करो तो 0.6 इंटू 10 पावर 4। 6 इंटू 10 पावर 3, चले यूँ कर देते हैं, आप कह रहे हैं तो यूँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा फर्दर इसको 2 पे डिवाइड करो, फोर्थ हाफ लाइफ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 3। फर्दर बेटा इसको हाफ करो, 1.5 इंटू 10 पावर 3, ये आ गया 5 फिफ्थ हाफ लाइफ, 1.5 इंटू 10 पावर 3। यानी हाउ मेनी हाफ लाइव्स आर देयर? 5 हाफ लाइव्स आर देयर। तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आर 5। नाउ द इक्वेशन वाज, अगर आप याद करें, t is equals to n half life, so n is 5 and half life for 1 is 3.3 into 10 power 5, तो 3.3 into 10 power 5। प्लीज इनको मल्टीप्लाई करें, मुझे आंसर बताएं। बहुत आसान का क्वेश्चन था ये, 1 पॉइंट सिंपल हाफ करते जाना था और कुछ भी नहीं। 1.65 into 10 power 6, 1.65 into 10 power 6 seconds। तो ये बेटा इसका टाइम आ गया, जिसके लिए ये डिके करके इतना बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में करता हूँ मैं, पहले ये वाला कर लूँ, पहले हाफ लाइफ के सारे खत्म कर लूँ। द हाफ लाइफ ऑफ half life of decay T1 by 2 is 33 years. A radioactive sample contains a large number of atoms that decay in this way. Determine the fraction of number of atoms that will decay in 99 years. Time दिया है उसने 99 years। सबसे पहले n is equals to time upon half life,
तो 99 ईयर का टाइम है, हाफ लाइफ 33 ईयर्स है, तो ये आ गया 3। तो हाउ मेनी हाफ लाइव्स आर देयर? 3 हाफ लाइव्स। अब बेटा टेबल वैसे ही सोचें जैसे पहले मैं बनाता रहा हूँ। टाइम आ गया, ये आपके पास एन नॉड आ गया, ये आपके पास डेल्टा एन या रिमेनिंग आ गए। टाइम इज 0, तो आपके पास ये एन नॉड है और ये आपके पास 0 है। टाइम इज फर्स्ट हाफ लाइफ, तो दिस इज 1/2 एन नॉड, और ये 1/2 एन नॉड होगा। Second half life T 1/2. This is 1/4 and naught. This is 3/4 and naught. Third half life, this is 1/8 and naught, and this is 7/8 and naught. तो क्वेश्चन के अंदर थर्ड हाफ लाइफ की बात हुई है, तो ये जो 1/8 है ये रिमेनिंग है, इसने अभी डिके करना है, और ये जो 7/8 है ये डिके कर गया है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने बताना है डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स दैट विल डिके इन 99 ईयर। 99 ईयर यानी 3 हाफ लाइफ में कितने डिके कर देंगे, तो वो 7/8 होगा। तो आर आंसर वुड बी के इन 99 years 7/8 of initial available unstable nuclei will decay। ये फ्रैक्शन होगी 7/8 जो उसकी जो है डिके कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द एवरेज रीडिंग फॉर द बैकग्राउंड count measured by the technician is 16 counts per minute. He then brings the sample contains radioactive isotope led close to the detector, and he finds that the new count rate is 92 counts per minute. The half life is 3.3 hours. तो हाफ लाइफ जो है दैट इज 3.3 hours। बैकग्राउंड काउंट जो है वो आपके पास है 16 काउंट्स पर मिनट, और सैंपल का इनिशियल काउंट जो है जो रिकॉर्डेड है दैट इज 92 काउंट्स पर मिनट। अब बेटा ऐसा मैंने एक एमसीक्यू भी सॉल्व कराया था। सबसे पहले तो आप सैंपल की एक्टिविटी निकाल लें या काउंट्स निकाल लें, एक्टिविटी के बजाय काउंट्स लिखते हैं, काउंट्स फॉर सैंपल। तो ये बेटा 92 माइनस 16 को बताया मुझे कितना आएगा, 76। अब बेटा ये बता रहा है कि 6.6 आवर्स में कितनी हो जाएंगी, 6.6 आवर्स। तो बेटा टी अपॉन हाफ लाइफ इज इक्वल टू एन। मैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेता हूँ, 6/6 डिवाइडेड बाय 3.3, यू गेट 2। यानी ही इज आस्किंग फॉर 2 हाफ लाइफ। तो बेटा इनिशियल आपके पास 76 है, इसको हाफ करोगे तो एक हाफ लाइफ हो जाएगी। इसका हाफ करो बेटा, 76 का हाफ करो तो 38 आ गया। अब बेटा इस 38 का हाफ करो सेकेंड हाफ लाइफ, तो ये आ गया 19।
अब बेटा सैंपल की जो एक्टिविटी है, सैंपल काउंट रेट, वो आपके पास आ गया 19, और जो बैकग्राउंड काउंट है वो आपके पास जो था दैट वाज 16। इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा बेटा? 35। तो 35 काउंट्स पर मिनट। तो डिस्प्ले पे कितने काउंट्स आएंगे? 35 काउंट्स पर मिनट होंगे, ये रीडिंग आपके पास आएगी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसने हाफ लाइफ आपको दी, बैकग्राउंड काउंट्स दिए, इनिशियल काउंट्स बता दिए। आपने सबसे पहले देखा कि सैंपल के क्या काउंट रेट बनेंगे, तो बैकग्राउंड काउंट को माइनस करके सैंपल के काउंट्स निकाले। उसके बाद आपने देखा कि ये जो 6.6 उसने टाइम दिया है उसमें कितनी हाफ लाइफ होंगी, तो टाइम को हाफ लाइफ पे नंबर पे, हाफ लाइफ पे डिवाइड किया, वी गेट 2 हाफ लाइफ। तो इनिशियल हमारे पास 76 है, 76 से 38 हुए फर्स्ट हाफ लाइफ में, उसका हाफ हुए 19। अब तो ये तो है किसका, ये तो सैंपल का है, लेकिन इसके साथ जो डिटेक्टर है वो बैकग्राउंड काउंट को भी डिटेक्ट कर रहा होगा। तो 19 में प्लस कर दिया बैकग्राउंड काउंट को, तो आपके पास डिटेक्टर पे जो रीडिंग आएगी वो 35 काउंट्स पर मिनट होगी। कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है बेटा? बेटा मैंने अभी तक एक ही फॉर्मूले पे बार बार फोकस किया, जो मैं खुद बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो यही है कि टी इज इक्वल्स टू एन इंटू हाफ लाइफ। आपने देखा है मैं इसको यूज कर रहा हूँ और बाकी सब मैं आधा करता जाता हूँ, मैं कोई और मैथमेटिकल अप्रोच यूज ही नहीं कर रहा। 16 कौन सा 16 बेटा? वो बैकग्राउंड काउंट था, इसलिए माइनस कर दिया, सैंपल का काउंट आ गया। दो हाफ लाइफ के बाद सैंपल का काउंट 19 होगा, लेकिन एट द सेम मोमेंट बैकग्राउंड काउंट भी तो होगा। तो बैकग्राउंड काउंट को मैंने ऐड किया, डिटेक्टर सैंपल के काउंट के साथ साथ बैकग्राउंड काउंट भी तो डिटेक्ट कर रहा होगा। तो सैंपल पे जो रीडिंग, उस पे डिटेक्टर पे जो रीडिंग आएगी वो दोनों को मिलाकर आएगी ना, कोई एक थोड़ी आएगी। Radon 222 is an isotope of radon which undergoes a series of radioactive decays. Figure 7.1 is a diagram showing the proton number and the nucleon number of nuclei involved in the series of decays. The point P is represents a nucleus of radon 222. Starting at P, this is our P, a nucleus of radon 222 decays to Q. ये P से Q बना डिके करके, देन Q से R, R से S, S से T और T से ये U। ये कंप्लीट इसकी डिके की इसने स्टेप्स बताए। अब बेटा मैंने यहाँ पर इस चेन को न्यूक्लियॉन नंबर्स और उसके टर्म्स में लिख लिया है। तो पी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पी पे आपके पास प्रोटॉन नंबर, ये प्रोटॉन नंबर जेड, ये 86 है, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे न्यूक्लियॉन नंबर ए है। तो पी के ऊपर ये रीडिंग आ रही है 222, और यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है 86। तो ये रेडॉन, पी पे रेडॉन है, ये आ गया। पी से ये क्यू बन रहा है। अब क्यू पे ये न्यूक्लियॉन नंबर 218 है और प्रोटॉन नंबर 84 है। तो क्यू बना और क्यू पे ये 218 और 84 आ गया, और क्यू से फर्दर ये आर की तरफ गया। तो अब बेटा न्यूक्लियॉन नंबर 214 है, प्रोटॉन नंबर 82 है। तो न्यूक्लियॉन नंबर 214 आ गया और ये प्रोटॉन नंबर 82 आ गया। आर से ये एस बना। तो एस पे बेटा देखो न्यूक्लियॉन नंबर सेम है 214, और यहाँ पर ये आपके पास प्रोटॉन नंबर हो गया 83, ये 83 आ गया। एस से ये टी बन गया। टी पे बेटा प्रोटॉन अपना न्यूक्लियॉन नंबर सेम है 214, ये टी पे 214, बट ये यहाँ से इसका प्रोटॉन जो है वो 84 हो गया, ये 84 आ गया। फिर टी से डिके करके ये यू बन गया। यू पे बेटा इसका न्यूक्लियॉन नंबर 210 है और प्रोटॉन नंबर 82 है। ये मैंने कंप्लीट रिएक्शन की चेन बना दी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये बेसिकली इस तरह से ये न्यूक्लियाई डिके करते जा रहे हैं। State 2 points on figure 7.1 which represents isotopes of the same element.
अच्छा, सेम एलिमेंट्स जो होंगे उनके लिए प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। तो आप देखें प्रोटॉन नंबर कौन कौन सी जगह पे सेम आ रहे हैं आपके पास, प्रोटॉन नंबर कौन कौन से रिएक्शन पे कहाँ कहाँ पे सेम आ रहे हैं। यू और आर पे प्रोटॉन नंबर सेम है, टी और क्यू पे सेम है। तो आपके पास टी एंड क्यू हैव सेम प्रोटॉन नंबर एंड यू एंड आर हैव सेम प्रोटॉन नंबर। तो आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपने इस ग्राफ से ये देखा कि वो कौन से दो एलिमेंट्स बन रहे हैं जहां पर आपके पास प्रोटॉन के नंबर सेम है, तो वही आपके न्यूट्रॉन वो होंगे, आइसोटोप्स होंगे। ठीक है जी, जब भी बैकग्राउंड काउंट होगा वहां पे रीडिंग देते हैं बेटा। Different isotopes of the same element have different atomic compositions. State how the composition of their atoms is different. अब ये इनकी एटॉमिक कंपोजिशन कैसे डिफरेंट है। इन न्यूक्लियस दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आइसोटोप्स है ना बेटा। तो इनकी कंपोजिशन कैसे डिफरेंट है कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है। प्रोटॉन का नंबर इनका सेम है लेकिन ये न्यूट्रॉन का नंबर इनका डिफरेंट है, ये इनकी कंपोजिशन का डिफरेंस है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन 222 emits an alpha particle as it decays. The radioactive decay of a single nucleus is random. Explain what is meant by random radioactive decay of the nucleus. रैंडम का मतलब है कि कौन सा न्यूक्लियस कब किस वक्त डिके करेगा, या कौन सा न्यूक्लियस या कब कोई न्यूक्लियस डिके करेगा ये हमें नहीं पता। द टाइम एट विच अ न्यूक्लियर विल डिके इज नॉट प्रिडिक्टेबल। विच ऑफ द न्यूक्लियाई विल डिके, दिस इज आल्सो नॉट प्रिडिक्टेबल। कौन सा और कब कोई न्यूक्लियस डिके करेगा, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंडम डिके। तो इन न्यूक्लियाइड notation radon 22 is Rn2286. When a nucleus of radon 22 emits an alpha particle, it decays to an isotope of polonium. Complete the decay equation below for this decay. यस बेटा, कभी भी डिके आपके पास जो है प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो बेटा ये इस इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अल्फा के लिए अल्फा इज हीलियम, ये 4 और 2 आ गया। अब बेटा 222 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 222 में से 4 माइनस किया तो ये आ गया, और 86 में से ये 2 माइनस करेंगे तो ये 84 आ गया। तो ये अल्फा डिके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। स्टेट द नेम of the particle emitted as nucleus of R decays to a nucleus of S. Nucleus of R nucleus of R decays to nucleus of S. अब देखिए इनके लिए न्यूक्लियॉन नंबर सेम है लेकिन इनका प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है। तो वो कौन सा डिके है जिसके अंदर प्रोटॉन नंबर में चेंज आता है, दैट इज बीटा डिके। ठीक है, दैट इज बीटा डिके जिसके अंदर आपके पास चेंज नहीं, न्यूक्लियॉन नंबर में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल इज इमिटेड। सही है ना, ये अभी भी हमने कहा था बीटा डिके जब भी होता है तो आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर में चेंज नहीं आता। डिस्क्राइब द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आर एज इट डिकेज टू अ न्यूक्लियस ऑफ एस। न्यूक्लियस ऑफ आर और न्यूक्लियस ऑफ एस को कंपेयर करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ आर का न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो 214 है, और 82 इसका जो है वो प्रोटॉन नंबर है। और जब ये एस बनता है तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, और आपके पास ये 83 इसके प्रोटॉन हो गए। यानी वन ऑफ द न्यूट्रॉन ऑफ आर इज डिकेड एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन। ठीक है, ये इनका डिफरेंस आ गया। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है हमने। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आर आर 132, दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, और number of neutrons in S are 131. S will have one more proton than R, as S will have one less neutron than R. ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। 1 मार्क में हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिफाइन किया,
फिर 1 में हमने क्या है उनका कंपैरिजन कर दिया दोनों का। तो प्रॉब्लम इसमें किसी को कोई मसला है तो बता दे। चलें, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा ये जितने मुझे इन्होंने क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे हाफ लाइफ के, न्यूक्लियर फिजिक्स के, वो मैंने अभी सेशन में सॉल्व करा दिए हैं। अब एक और फर्दर सेशन में रात को लूंगा, एक और सेशन, ठीक है, अराउंड 10:30 तक। तो उस सेशन के अंदर जो है फिर हम फर्दर और कोई टॉपिक के क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें प्रोबेबली हो सकता है मैं वेव्स की रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की डायग्राम्स वो हम बना देंगे दोबारा से। और साथ में मुझे सवाल भेज दें आप लोग लाउड स्पीकर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आप समझते हैं वो मुझे भेज दें, तो मैं फिर रात को वो सारे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है भाई। बेटा पास्ट पेपर क्या करूं, बच्चे सवाल भेज रहे हैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, अब यही पास्ट पेपर है और क्या करें। ठीक है, या फिर बोले तो मैं पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा तो बच्चों की क्वेरी सॉल्व नहीं करता। जैसे भी हो आप लोग डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो 10:30 बजे तक जो है इंशाल्लाह मैं क्लास रखूंगा। तो आप लोग भी अब थोड़ा रेस्ट कर लें, मैं अब A2 की क्लास ले लूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।